Hello friends, welcome back to my YouTube classes, Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू यूनिट दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. सो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 566. The emergency department nurse is assessing a client who has sustained a blunt injury to the chest wall. Which finding indicate the presence of pneumothorax in the client? So pneumothorax से क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि क्लाइंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है एंड नर्स उसको असेस कर रही है जिसको ब्लंट इंजरी हुई है टू द चेस्ट वॉल. राइट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पर्सन आया है who has sustained a blunt injury to the chest wall. सो कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट कर रही है देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ न्यूमोथोरेक्स इन द क्लाइंट. सो कौन सी इंडिकेट से हमें पता चलेगा कि पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हुआ है. राइट, सो न्यूमोथोरेक्स हमारे पास थ्री टाइप्स के आते हैं. न्यूमोथोरेक्स बेसिकली होता क्या है, न्यूमोथोरेक्स में लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं. राइट, कोलैप्स हो जाएंगे लंग और इसमें हमारे पास न्यूमोथोरेक्स हमारे पास थ्री टाइप में आता है. राइट, थ्री टाइप में कौन कौन सा आता है हमारे पास, ओपन, क्लोज एंड टेंशन. राइट, ओपन, क्लोज एंड टेंशन न्यूमोथोरेक्स. सो ओपन न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, जब चेस्ट वॉल ओपन हो जाती है, जिस इंजरी की वजह से चेस्ट वॉल विल बी ओपन. राइट, वो होगी ओपन न्यूमोथोरेक्स. ओपन न्यूमोथोरेक्स में क्या होगा, जैसे ही चेस्ट वॉल ओपन होती है एटमॉस्फेरिक एयर डायरेक्ट एंटर करती है इनटू द लंग्स. राइट, तो ये होता है मेनली रिब फ्रैक्चर हो गया या रिब इंजरीज होगी, इसमें ये मेनली होता है. राइट, क्योंकि ओपन है तो ओपन में क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक क्या एयर डायरेक्टली कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है. ओपन, राइट, कोई भी चीज़ ओपन है तो उसमें एटमॉस्फेरिक एयर डायरेक्टली उस जगह पे चली जाती है, इंजरी वाली जगह पे. राइट, अगर ओपन इंजरी है. सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जैसे ओपन इंजरी हुई है, ओपन चेस्ट इंजरी हुई है, तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग क्या होगा, सकिंग साउंड आएगी पर्सन में. राइट, सकिंग जैसे सकिंग साउंड होती है वैसी ब्रीदिंग की साउंड आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सियल रेस्पिरेशन. राइट, सो ये ओपन चेस्ट इंजरी में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना. राइट, नेक्स्ट आता है क्लोज चेस्ट इंजरी. क्लोज में हमारे पास क्या आएगा, क्लोज में चेस्ट वॉल जो है वो क्या होंगी, वो क्लोज होंगी. राइट, कि इंजरी तो होगी बट चेस्ट वॉल विल बी क्लोज. और ओपन में क्या था, ओपन हो जाएगी इंजरी. राइट, चेस्ट वॉल ओपन हो जाएगी बट इसमें चेस्ट वॉल ओपन नहीं होगी. सो ये मेनली किस चीज़ में होता है, ये होता है ब्लंट इंजरी में. राइट, ब्लंट इंजरी में क्लोज न्यूमोथोरेक्स होता है. नेक्स्ट इज द टेंशन. सो टेंशन में क्या होता है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स में लंग एल्वुलाई रप्चर हो जाते हैं. राइट, एल्वुलाई रप्चर होने के बाद एयर एंटर हो जाती है टू द प्लूरल स्पेस. राइट, अगर एल्वुलाई रप्चर होगी तो एयर कहाँ जाएगी, फिर एयर प्लूरल स्पेस में एंटर कर जाएगी. राइट, और जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर विल बी इंक्रीज और पेशेंट को फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगा. राइट, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्सन को ब्लंट चेस्ट इंजरी हुई है. सो ब्लंट चेस्ट इंजरी कौन सा न्यूमोथोरेक्स कॉज करता है, क्लोज न्यूमोथोरेक्स कॉज करता है. सो क्लोज न्यूमोथोरेक्स की हम बात करते हैं. क्लोज न्यूमोथोरेक्स में क्या होगा, एयर एंटर कर जाएगी प्लूरल स्पेस में. राइट, प्लूरल स्पेस में क्लोज न्यूमोथोरेक्स. राइट, क्लोज न्यूमोथोरेक्स में क्या हो रहा है, एयर एंटर कर जाएगी इनटू द प्लूरल स्पेस और प्लूरल सरफेस क्या होगा, डिस्टेंडेड हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स रहेंगी. राइट,
हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स रहेंगे, राइट। ये किसकी वजह से होगा? बिकॉज एयर एंटर कर गई है प्लूरल स्पेस में, और प्लूरल स्पेस क्या होगा? डिस्टेंडेड रहेगा, राइट। जिसकी वजह से क्या होगा? इंट्राथोरेसिक प्रेशर विल बी इंक्रीज, राइट। इंट्राथोरेसिक प्रेशर विल बी इंक्रीज। अगर इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से, एज आई टोल्ड यू, पर्सन को फीलिंग ऑफ फुलनेस होगा, टैकीकार्डिया होगा, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड होगी, राइट, एंड हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होंगे, राइट। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी एंड चेस्ट पेन पर्सन में होगी, राइट। सो ब्लंट इंजरी से क्लोज न्यूमोथोरेक्स होता है, एज आई टोल्ड यू, और एयर एक्यूमुलेट होने लग जाती है इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसकी वजह से क्या हो जाता है पर्सन में? सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा पर्सन में हो जाता है, राइट। जब एयर एंटर कर जाती है सबक्यूटेनियस टिश्यू इन ओपन न्यूमोथोरेक्स में, तब क्या होता है? सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा भी पर्सन में होता है। सो ये तो हमें पता चल गया यहाँ पे क्वेश्चन में कि ब्लंट इंजरी हुई है तो क्लोज न्यूमोथोरेक्स हुआ है, राइट। सो कौन सी इंडिकेशन प्रेजेंस बता रही है हमें क्लोज न्यूमोथोरेक्स का, राइट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अ लो रेस्पिरेशन रेट। सो रेस्पिरेशन रेट लो नहीं होगा, दैट विल बी इंक्रीज। एंड डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, यस, क्लोज न्यूमोथोरेक्स है, सो क्लोज न्यूमोथोरेक्स में क्या होगा? ब्रेथ साउंड विल बी डिमिनिश्ड। क्यों डिमिनिश्ड होगी? बिकॉज एयर एंटर कर गई है प्लूरल स्पेस में, और प्लूरल स्पेस में क्या हो गया? डिस्टेंडेड हो गया, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हो गई हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, सो पर्सन की क्या होगी? ब्रेथ साउंड विल बी डिमिनिश्ड। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ द बैरल चेस्ट। सो बैरल चेस्ट किस में होता है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। नेक्स्ट, अ सकिंग साउंड एट द साइट ऑफ इंजरी। सकिंग साउंड किस में होता है? ये होता है ओपन न्यूमोथोरेक्स में, राइट। सो यहाँ पे ब्लंट इंजरी हुई है, ब्लंट इंजरी इंडिकेट क्लोज न्यूमोथोरेक्स। सो क्लोज न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है? प्रेजेंस डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, राइट। एंड ओपन न्यूमोथोरेक्स अगर हमसे पूछा जाए, सो ओपन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है? पैराडॉक्सिल रेस्पिरेशन होती है, मीन सकिंग साउंड आती है एट द साइट ऑफ इंजरी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 567. The nurse is caring for a client hospitalized with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Which finding would the nurse expect to note on assessment of this client's lacked all that apply? सो नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की जो हॉस्पिटलाइज हुआ है विद एक्यूट एग्जाबरेशन ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से, राइट। सो कौन सी फाइंडिंग नर्स एक्सपेक्ट करेगी इस क्लाइंट में कि वो असेसमेंट में ये फाइंडिंग असेस करेंगी? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पे COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सो क्रॉनिक मीन्स लंबे टाइम से, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लंग्स की डिजीज हो रही है, मीन्स एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो डिजीज हो रही है, राइट। सो इसमें क्या होता है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में क्या होगा? इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी टू द एयरवे, राइट। लाइक यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, राइट। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा? पर्सन को डिज़निया होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, बिकॉज अच्छे से एयर क्या हो रही है? एंटर नहीं हो रही है, राइट। इनहेल और एक्सहेल पर्सन अच्छे से नहीं कर पा रहा है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा? पर्सन को डिज़निया होगा। और COPD में पर्सन इनहेलेशन कैसे करता है? थ्रू द हेल्प ऑफ असेसरी मसल्स, राइट। इसमें असेसरी मसल्स की हेल्प से ही पर्सन इनहेल करता है, बिकॉज जो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पर्सन इनहेल नहीं कर पाता है, राइट।
सो लंग्स की जो कंडक्शन कैपेसिटी होती है, राइट, वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मीन्स वाइटल कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है, राइट। सो प्रलॉन्ग्ड एक्सहेलेशन होगी पर्सन की, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। इनहेल तो पर्सन नहीं कर पाएगा, प्रलॉन्ग इनहेलेशन तो नहीं होगी क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पर्सन इनहेल नहीं कर पाएगा। तो जो एक्सहेलेशन होगी दैट विल बी प्रलॉन्ग्ड, राइट। एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन दैट विल बी डिक्रीज। ऑब्वियसली जब पर्सन इनहेल नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन कम इनहेल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है दैट विल बी डिक्रीज। एंड एक्सरे में हम क्या देखेंगे, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। ये किसकी वजह से होगी, ड्यू टू एयर एक्यूमुलेशन, राइट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या आएगा, वाइटल कैपेसिटी विल बी डिक्रीज। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, लंग्स की कंडक्शन कैपेसिटी, राइट। तो वो डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो उसकी कंडक्शन की कैपेसिटी है दैट विल बी डिक्रीज, मीन्स वाइटल कैपेसिटी विल बी डिक्रीज। एंड हाइपर कैप्निया पर्सन में होगा, हाइपर कैप्निया मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विल बी इंक्रीज। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पर्सन इनहेल नहीं कर पा रहा है, राइट। सो इनहेल नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन तो कम हो रही है बॉडी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इंक्रीज, राइट। एंड हाइपोक्सीमिया पर्सन में होगा, राइट। तो चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में हमें कौन कौन से इसमें सिम्टम्स बताए गए हैं सीओपीडी के। सो फर्स्ट वन इज अ लो आर्टियल पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। सो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा। सो फर्स्ट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। A hyperinflated chest noted on the X-ray. Yes, hyperinflated chest होगी, वो किसकी वजह से होगी, due to air accumulation, right? So second one is the correct option. Decreased oxygen saturation with mild exercise. Yes, oxygen saturation will be decreased. A widened diaphragm noted on the chest X-ray. सो डायफ्राम वाइडेड नहीं होगा, दैट विल बी फ्लैटेड, राइट। सो फोर्थ वन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। एंड फिफ्थ वन इज द पल्मोनरी sorry pulmonary function test that demonstrate increased vital capacity. So vital capacity will be decrease ना कि increase होगी, right. So जब pulmonary test करेंगे, pulmonary function test करेंगे, उसमें vital capacity क्या आएगी, decrease आएगी। and diaphragm will be flattened ना कि widened होगा, right. So ये हो गया हमारा second question on COPD. So next question is question number 568. The nurse is preparing a list of home care instructions for a client who has been hospitalized and treated for tuberculosis. Which instruction should the nurse include on the list? Select all that apply. सो नर्स प्रिपेयर कर रही है लिस्ट ऑफ होम केयर इंस्ट्रक्शन। होम केयर इंस्ट्रक्शन के बारे में नर्स बता रही है टू द क्लाइंट जो ट्रीट कर रहे हैं, जो ट्रीट हो रहा है किससे, ट्यूबरक्लोसिस से। सो कौन सी इंस्ट्रक्शन नर्स ने इंक्लूड करनी है इन देयर टीचिंग प्लान और इन देयर लिस्ट? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिविटी शुड बी रिज्यूम ग्रेजुअली। यस, पर्सन ने एक्टिविटीज़ जो है वो ग्रेजुअली स्टार्ट कर देनी है, राइट। ये नहीं है कि पर्सन बिल्कुल भी एक्टिविटी अपनी रिज्यूम नहीं कर सकता, राइट। सो पर्सन अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकते हैं। सो ट्यूबरक्लोसिस में मेनली जो मैं आपको इसकी केयर बता देती हूँ कि इसमें पर्सन ने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एक तो यूज़ करनी है, स्टेम ट्रीटमेंट पर्सन ने लेते रहना है, फॉलो अप पर्सन ने प्रॉपर लेना है, डाइट पर्सन की प्रॉपर होनी चाहिए। 2 to 4 वीक में पर्सन ने स्पूटम कल्चर करवाते रहना है। अगर रेगुलर 3 स्पूटम कल्चर नेगेटिव आते हैं देन इट मीन्स पर्सन में टीबी नेगेटिव है, राइट। 2 to 4 वीक के इंटरवल में क्या करवाते रहना है, स्पूटम कल्चर पर्सन ने करवाते रहना है, राइट, स्पूटम कल्चर। और अगर 3 स्पूटम कल्चर की रिपोर्ट नेगेटिव है देन
पर्सन मीन्स ट्यूबरक्लोसिस नेगेटिव है। सो आफ्टर 2 to 3 वीक पेशेंट कंटामिनेटेड नहीं होता है जब मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है, मीन्स 2 और 3 वीक्स के बाद पर्सन कंटामिनेटेड नहीं होता है, राइट। सो जब पेशेंट एक बार मेडिकेशन स्टार्ट कर देता है, राइट, तो एक्टिविटी पर्सन ग्रेजुअली स्टार्ट कर सकता है, राइट, क्योंकि पर्सन कंटामिनेटेड नहीं होता है जब मेडिकेशन एक बार स्टार्ट कर देता है। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अदर इंडिविजुअल, एक्सपेक्ट फैमिली मेम्बर फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। नहीं, सो मैंने आपको क्या बताया कि आफ्टर 2 to 3 वीक पेशेंट सबको कांटेक्ट कर सकता है, बिकॉज उसके बाद पर्सन कंटामिनेटेड नहीं होता। तो सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। Third one is a sputum culture is needed every 2 to 4 week once medication therapy is initiated. Yes, अगर मेडिकेशन थेरेपी स्टार्ट हो जाती है तो 2 to 4 वीक के बीच में पर्सन ने क्या करना है, स्पूटम कल्चर करना है। रेस्पिरेटरी आइसोलेशन इज नॉट नेसेसरी बिकॉज फैमिली मेम्बर ऑलरेडी हैव बीन एक्सपोज्ड। तो ये हमने पेशेंट के फैमिली मेम्बर को बताना है कि आपको रेस्पिरेटरी आइसोलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू आर ऑलरेडी एक्सपोज्ड, राइट। सो फोर्थ वन इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज कवर द माउथ एंड नोज व्हेन कफिंग और स्नीजिंग एंड पुट यूज टिश्यू इन द प्लास्टिक बैग। यस, कि आपने जब भी आपने कवर करके रखना है माउथ और नोज़ को, और जब आपने कफ करना है और स्नीज करना है और उसको discard करना है in the plastic bag. Next is the when one sputum culture is negative, the client is no longer considered infectious and usually can return to formal employ. No, one sputum culture नहीं, 3 sputum culture जब तक पेशेंट के नेगेटिव नहीं आते हैं तब तक पेशेंट जो है वो नेगेटिव कंसिडर नहीं होगा। तो 3 स्पुटम कल्चर पर्सन के नेगेटिव आने चाहिए, देन वी विल कंसिडर कि पर्सन ट्यूबरक्लोसिस नेगेटिव है। सो ये हो गया ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। सो ट्यूबरक्लोसिस में हमेशा ध्यान रखना स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हमने यूज़ करनी है, पेशेंट ने सेम ट्रीटमेंट के साथ रहना है एंड फॉलो अप प्रॉपर लेना है पेशेंट ने, डाइट आयरन फॉलिक एसिड, राइट, प्रोटीन प्रॉपर लेनी है, विटामिन सी प्रॉपर लेना है, राइट। तो डाइट प्रॉपर लेनी है पेशेंट में, बिकॉज ट्यूबरक्लोसिस की वजह से क्या होता है, पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, राइट। एंड 2 to 4 वीक में पेशेंट में स्पुटम कल्चर करवाते रहना है। अगर 3 स्पुटम कल्चर नेगेटिव आए हैं देन पेशेंट इज ट्यूबरक्लोसिस नेगेटिव। और आफ्टर 2 to 3 वीक पेशेंट कॉन्टामिनेटेड नहीं होता है जब पेशेंट मेडिकेशन स्टार्ट करेगा, राइट। तो पेशेंट अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकता है, बट पेशेंट ने मास्क हमेशा यूज़ करके रखना है, राइट। अगर वो कंटाजिनियस भी नहीं है आफ्टर 2 to 3 वीक तब भी पेशेंट ने मास्क पहन के रखना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 569। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर अ ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोप्सी, विच फाइंडिंग इफ नोटेड इन द क्लाइंट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की ब्रोंकोस्कोपी के बाद एंड ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोप्सी के बाद। सो कौन सी फाइंडिंग अगर नर्स नोट करती है क्लाइंट में जो रिपोर्ट करनी है इमीडिएटली टू द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो ब्रोंकोस्कोपी हुई है एंड बायोप्सी हुई है। सो बायोप्सी में क्या है, इसमें क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप जो है वो एंटर किया जाता है, राइट। सो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो है पर्सन में स्पाज्म हो सकता है टू द लैरिंक्स मसल, राइट। जब जब ब्रोंकोस्कोप पास होगा तो उसकी वजह से जो लैरिंक्स की मसल्स हैं उनमें स्पाज्म हो सकता है, राइट। इसमें आफ्टर ये प्रॉब्लम आ सकती है। एंड स्टेरॉइड भी पर्सन में हो सकता है, राइट। अगर स्टेरॉइड पर्सन में हो रहा है देन हमने इमीडिएटली रिपोर्ट करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। एंड अगर पर्सन में हीमोपेटाइसिस हो रहा है
हेमोपेटाइटिस क्यों हो रहा है, बिकॉज वेसल्स जो है वो रप्चर हो गई हैं, उसकी वजह से पर्सन में हेमोपेटाइटिस होगा, तो वो भी हमने रिपोर्ट करना है इमीडिएटली, राइट। सो हमने स्पाज्म को रिपोर्ट करना है, स्टीरोड को हमने इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, एंड हेमोपेटाइटिस को हमने रिपोर्ट करना है। और क्या आएगा इसमें, डिज़निया पर्सन में होगा, साइनोसिस होगा, और हाइपोटेंशन पर्सन में होगी, टैकीकार्डिया और अरिदमिया पर्सन में हो सकता है, राइट। सो अगर पर्सन में साइनोसिस है, डिज़निया, स्ट्रेडोर, ब्रोंकोस्पाज्म, हेमोपेटाइसिस, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया एंड डिस्टेरिथमिया है, देन हमने इमीडिएटली रिपोर्ट करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द ड्राई कफ। सो ड्राई कफ इज़ एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, तो ये हमने रिपोर्ट नहीं करना है, राइट। सो नेक्स्ट इज द हिमेचूरिया। हिमेचूरिया इससे रिलेटेड है ही नहीं, सो दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। एंड फोर्थ वन इज द ब्रोंकोस्पाज्म। यस, अगर ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है देन वी विल इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, right? And blood string sputum. So blood string sputum is also a expected finding. So ये भी हमने इन्फॉर्म नहीं करनी है। हमने क्या इन्फॉर्म करना है, अगर ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है, राइट, अगर साइनोसिस पर्सन में हुआ है, स्ट्रेडोर है पर्सन में, डिस्निया है, हेमोपेटाइसिस है, हाइपोटेंशन है, टैकीकार्डिया है और डिस्टेरिथमिया है, देन वी विल immediately inform to the healthcare provider. So next question is question number 570. The nurse is assessing the respiratory status of a client who has suffered a fractured rib. The nurse should expect to note which finding. सो नर्स असेस कर रही है रेस्पिरेटरी पेशेंट का जिसको फ्रैक्चर रिफ्रैक्चर हुआ है। सो नर्स शुड एक्सपेक्ट टू नोट विच फाइंडिंग। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो रिफ्रैक्चर में, आप क्या फाइंडिंग एक्सपेक्ट करोगे। सो रिफ्रैक्चर हुआ है, सो रिफ्रैक्चर में पेन पर्सन में होगा, डिस्निया, राइट, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, बिकॉज रिब में फ्रैक्चर हुआ है, जैसे पर्सन ब्रीद करेगा तो पर्सन को पेन होगी। ब्रीदिंग डेप्थ विल बी शैलो, राइट, क्योंकि इनहेल पर्सन अच्छे से नहीं कर पाएगा, सो जो ब्रीदिंग डेप्थ होगी दैट विल बी शैलो। और अगर मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें क्या होगा, पैराडॉक्सियल रेस्पिरेशन होगी। और पैराडॉक्सियल रेस्पिरेशन किस में होती है, ओपन न्यूमोथोरैक्स में होगी या मल्टीपल रिब फ्रैक्चर में होगी। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ, हम क्या चीज़ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द रिब फ्रैक्चर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज स्लो डीप रेस्पिरेशन। सो डीप रेस्पिरेशन नहीं होगी, रेस्पिरेशन विल बी शैलो, राइट। तो क्या होगा, पर्सन रिब में फ्रैक्चर हुआ है, जैसे रिब में फ्रैक्चर हुआ है तो पर्सन इनहेल प्रॉपर नहीं कर पाएगा, इनहेल करने से पर्सन को क्या होगा, पेन होगी, सो ब्रीदिंग विल बी शैलो। सो सेकेंड वन इज़ द रैपिड ब्रीथ डीप रेस्पिरेशन। सो डीप रेस्पिरेशन तो नहीं होगी। थर्ड वन इज़ द पैराडॉक्शियल रेस्पिरेशन। सो पैराडॉक्शियल रेस्पिरेशन किस में होगी, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर में होगी, राइट। बट यहाँ पे हमें सिंपली पूछा गया है फ्रैक्चर रिब, ना कि हमें बोला गया है मल्टीपल फ्रैक्चर रिब। सो अगर मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हुआ होगा देन आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पैराडॉक्शियल रेस्पिरेशन। बट हमसे इसमें सिंपल पूछा गया है फ्रैक्चर रिब। सो फ्रैक्चर रिब फोर्थ ऑप्शन है हमारा, पेन स्पेशली विथ रेस्पिरेशन। अगर सिंपल फ्रैक्चर हुआ है रिब का देन पेन होगी पर्सन को ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, डिज्निया होगा पर्सन में एंड रेस्पिरेशन विद बी शेलो। और मल्टीपल रिब फ्रैक्चर में क्या होगा, पैराडॉक्शियल रेस्पिरेशन होगी, राइट। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतने ही, रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।